जय श्री राम। सबसे पहले तो वक्री ग्रह पर जिस प्रकार से आपके कमेंट मिल रहे हैं, आपके लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप इसे पसंद कर रहे हैं, जानकर खुशी मिलती है, प्रयास रहता है कि हम और बेहतर काम करें। मेरे लगभग सभी वक्री ग्रह के वीडियो पर एक सवाल कॉमन है, कॉमन था, बल्कि आज मैं ये कहूँगा। वो था कि जब ग्रह वक्री भी हो और अस्त भी हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है, इसके बारे में क्या क्या धारणाएं हैं, किस प्रकार इसका विचार किया जाता है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। सो वक्री और अस्त ग्रह, या यूं कहें कंबस्टेड एट द सेम टाइम रेट्रोग्रेड प्लैनेट, ये इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है, इसको समझते हैं पहले। केवल दो ग्रह ऐसे हैं जिनके साथ ही हो सकता है, वो है शुक्र और बुध। बाकी सब ग्रह जब वक्री होते हैं तब वह अस्त नहीं हो सकते। अब जब ये स्थिति बनती है तो कंफ्यूजन डेवलप होना लाजमी है, क्योंकि वक्री ग्रह होने पर यह माना जाता है कि ग्रह के पास बल है, और जब ग्रह अस्त हो जाता है तो ये माना जाता है कि ग्रह कमज़ोर हो गया। और जब ये दोनों ही अप्लाई हो जाए तो दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों चीज़ें इकट्ठे क्यों लग रही है, और अगर लग रही हैं तो कुंडली में जब फलित करेंगे तो इसका फल हम कैसे बताएं। आइए समझते हैं इसको। तो हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपनी परिक्रमा कर रही है, तो ये हमने पृथ्वी को बनाया, ये सूर्य बनाया। और हम ये भी जानते हैं कि सूर्य को हम कैसे देखते हैं कि कहाँ चल रहा है, किस राशि में चल रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सूर्य के पीछे जो राशि नज़र आ रही होती है उस हम मान लेते हैं कि सूर्य उसमें है। तो ये जो लाइन अभी आपके सामने ड्रॉ करी, ये मान लीजिए वो पर्दा है, वो तारे हैं, वो नक्षत्र है, वो राशियाँ हैं जिसके ऊपर, जिसके आगे से सूर्य गुजरता हमें प्रतीत होता है। पृथ्वी पर घूमती है, पृथ्वी घूमने की वजह से सूर्य को देखने के एंगल बदलते हैं, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो भैया ये पृथ्वी रही, ये पृथ्वी का घूमने का चक्र रहा, और ये सूर्य रहा। हमसे कोई पूछेगा सूर्य किस राशि में है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस यहाँ पर राशियाँ मान लीजिए अंकित हों, तो हम यहाँ पर कहें, एक बार के लिए उदाहरण के लिए ले लेते हैं, यहाँ मेष हो, यहाँ से मेष आरंभ हो, यहाँ पर मेष खत्म होकर वृषभ आरंभ हो जाए, यहाँ पर मिथुन आरंभ हो जाए, यहाँ पर कर्क हो जाए, और इसी तरह घूमते हुए यहाँ पर सिंह और यहाँ पर कन्या। तो हम क्या कहेंगे कि अगर पृथ्वी से सीधी रेखा में सूर्य की तरफ खींचता हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है कि ये अभी कर्क राशि में चल रहा है। अगर ये शुरुआत का बिंदु है तो हम कहेंगे अभी कर्क में ही ट्रांजिट चल रहा है। इतना सिंपल रहता है जब हम ज्योतिष में बात करते हैं एंगुलर डिस्टेंस का। अब वापस आगे की बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी तरह और भी ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उनमें से एक ग्रह है बुध और शुक्र, ये दोनों अंदर की तरफ आते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आते हैं। तो जब कभी बुध के बारे में भी बताना हो कि बुध किस राशि में गोचर कर रहा है, तो सेम फॉर्मूला फॉलो किया जाता है। अब जैसे ये जो स्थिति है, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि अब यहाँ पर आप कैसे बताएंगे कि सूर्य कहाँ है और बुध कहाँ है, तो अगर मैं सूर्य को यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे बुध भी वही नज़र आ रहा है। दोनों एक ही सीधी रेखा में कटते हुए से प्रतीत होते हैं। इस अवधि में हम कहेंगे सूर्य बुध एक ही राशि में एक ही डिग्री पर है, और क्योंकि वो एक ही डिग्री पर है इस वजह से बुध अस्त है। तो ये ग्रह अस्त इस वजह से होते हैं। परंतु जब कभी भी जैसे ये स्थिति है, वैसे एक स्थिति और बनेगी जब बुध घूमता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। बुध ने अपना चक्कर पूरा किया, यहाँ से चलता हुआ इस तरह से यहाँ पर आया। अब भी कोई अगर पृथ्वी से देखे तो उसे क्या नजर आएगा कि बुध और सूर्य सीधी रेखा में अस्त है, सूर्य से बुध अस्त हो रहा है। पर यहाँ पर और वहाँ पर ज़मीन आसमान का फर्क है। जब पीछे था तो वो पृथ्वी से दूर था, अस्त होना समझ में आता है। लेकिन जब ये आगे होगा, सूर्य से और पृथ्वी से के करीब होगा बुध, उस अवधि में बुध का जो फल होगा वो ज़्यादा मिलना चाहिए। वो अस्त है लेकिन वक्री भी है। इस स्थिति में ग्रह अस्त और वक्री दोनों होते हैं। आम भाषा में बात करूँ तो जब कभी भी कोई ग्रह
पृथ्वी के नजदीक आकर अस्त हो जाए तो वो अस्त और वक्री दोनों हो जाता है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इसको कुंडली पर कैसे लगाए? समझिएगा कि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो हम कहते हैं वो सरेंडर करता है, वो सामने वाली सत्ता के आगे झुक जाता है, वो मान लेता है कि उसमें काबिलियत की कमी है। लेकिन जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो बार बार प्रयास करता है और ये प्रूव करता है कि मैं औरों से हटके हूँ, मैं अलग हूँ, मुझ में प्रतिभा है। जिन कुंडलियों में बुध वक्री और अस्त दोनों पाए गए वो लोग मोस्टली ट्रेंड सेटर बने। ट्रेंड सेटर मतलब अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप देखेंगे ऑफिस में काम करने का तरीका आपका लोगों से हटके है। हटके कहने का मतलब होता है कि अलग ही स्टाइल में काम करते हो। दुनिया कह रही है कि पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आप कहोगे पहले तीसरा करूँगा, फिर दूसरा करूँगा, फिर पहले पर आऊँगा। काम करा हुआ मिलेगा लेकिन मैं अपने तरीके से करूँगा। तो जब बुध वक्री और अस्त होता है तो मेंटल एबिलिटी, बौद्धिक क्षमता काफ़ी तीक्ष्ण हो जाती है, तीव्र हो जाती है। एट द सेम टाइम क्योंकि आप बाकियों के अनुरूप नहीं चल रहे हो तो आपको अलग मान लिया जाता है कि नहीं, ये किसी काम का नहीं है। और जब वो अगर अपने तरीके से काम करे और सफल हो जाए, बाकी कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है, लग्नेश अच्छा है, दशमभाव का स्वामी शुभ स्थान में है, तो वही बुध का वक्रत्व उनको ट्रेंड सेटर बना देता है। ट्रेंड सेटर कहते हैं उन्हें जो नए ट्रेंड को इजाद करते हैं, लीग से हट के काम करते हैं। सेम केस फॉर शुक्र। शुक्र लाइकिंग को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह की चीज़ों को आप पसंद करते हैं, पैसे को रिप्रेजेंट करता है, जीवन साथी के साथ रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब शुक्र अस्त और वक्री दोनों हों तो आप प्यार का इजहार तो करते हैं पर आपका तरीका अलग होता है। आपको वो चीज़ें पसंद आती है जो सामने वाला को अजीब लगे पर आपको वो अच्छी लगती है। अब इसको समझते हैं कुंडलियों के माध्यम से। वैसे मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं कि किन किन लोगों की केसेस में ये देखने को मिला है। मेजर ध्यानचंद हो या हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हो नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में भी बुध अस्त और वक्री दोनों है अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो। मेजर ध्यानचंद जी की कुंडली में बुध अस्त और वक्री था, जो काल पुरुष की तीसरी राशि का द्योतक है, तो उनका खेलने का तरीका लीग से हटके था। उन्होंने बिल्कुल ही अलग छवि बनाई और छवि भी जो बनी वो आप सब जानते ही। अब कुछ कुंडलियों के माध्यम से समझते हैं ये नियम को कैसे देखना चाहिए। जैसे ये सबसे पहली कुंडली है 1 नवंबर 1908 की, 12:10 तमिलनाडु का जन्म है। मकर लग्न है, राशि चंद्रमा लग्न में ही है, बुध सूर्य की युति दशम भाव में है, नवम में शुक्र मंगल साथ बैठे हैं, अष्टम में गुरु है, छठे भाव में राहु, तीसरे में शनि वक्री और द्वादश में केतु। इस कुंडली में बुध अस्त भी है और बुध वक्री भी है। ये कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर का चार्ट है जिन्होंने अपनी ही एक नई पद्धति इजाद कर दी। उन्होंने वैदिक ज्योतिष को समझा, पढ़ा और उसके बाद उसमें कुछ अपने हिसाब से ऑल्ट्रेशन की और एक नई पद्धति को नाम दिया। ये पत्रिका है कृष्णमूर्ति जी की। जो कृष्णमूर्ति जी का फेमस चार्ट है वो ये है। तो इसमें बुध अस्त भी है, वक्री भी है। तो क्या बौद्धिक क्षमता की कमी थी? तो बिल्कुल नहीं। बौद्धिक क्षमता सबसे हटकर थी, अलग थी। चीज़ों को ग्रैस्प करना, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, अपने तरीके से चलने की आदत इनमें थी और इन्होंने एक अलग ही चीज़ का निर्माण किया। इसी तरह इस कुंडली को देखते हैं। इस कुंडली में भी सूर्य से बुध अस्त है। 29 अगस्त 1958 की कुंडली है, दोपहर 12 बजे के आसपास का जन्म, गैरी इंडियाना यूएस से। तुला लग्न, लगन में गुरु, सेकेंड हाउस में सैटर्न, चंद्रमा 5th हाउस में, केतु छठे में, मंगल सप्तम में, शुक्र दशम में, सूर्य बुध 11वें भाव में और राहु 12वें में। ये पत्रिका जिस जातक की है उसके लगन को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन ये कंफर्म है कि डेट ऑफ बर्थ सही है और डेट ऑफ बर्थ सही है तो बुध अस्त और वक्री भी सही है। तो इस कुंडली में भी सूर्य से बुध अस्त भी हुआ और वक्री भी हुआ। इस जातक के बारे में यदि आपको बताऊं तो ये अपनी आत्मकथा में बताते हैं, या जिन्होंने भी इनके बारे में बताया उन्होंने लिखा कि इनके पिता इन्हें बचपन में बहुत प्रताड़ित करते थे। कहा जाता था कि जब ये प्रैक्टिस करते थे तो वो बेल्ट लेके बैठा करते थे कि अगर प्रैक्टिस में कोई गड़बड़ी हुई तो वहीं पर उनको सज़ा दी जाए। और ये बात केवल उन्होंने कही नहीं, उनके पिता ने इस बात को माना भी। उन्होंने भी कहा कि हाँ, मैंने इसी तरह से अपने इस संतान को पाला है। 10 बच्चों में 8वें नंबर पे ये बच्चे थे
और इस तरह का घर का माहौल था। 2 बेडरूम वाले घर में रहा करते थे और बाद में अपने नृत्य कौशल और सिंगिंग की वजह से दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में इनका नाम शामिल होता है। माइकल जैक्सन का ये चार्ट है और इनका बुध अस्त भी है और वक्री भी। और ये व्यक्ति डांस में जो कालपुरुष के तीसरे भाव से देखा जाता है, शुक्र से देखा जाता है, बुध से देखा जाता है, बुधवाणी का भी कारक है, उन दोनों का प्रभाव इस पर रहा। केवल इतना ही नहीं, सूर्य से अस्त होने के बाद वक्री होने का फल यहाँ पे किस तरह देखने को मिला। 2018 में एक डॉक्टर जो इनका इलाज करते थे, उन्होंने ये बताया कि इनके पिता ने इनको इस तरह के केमिकल या इस तरह के मेडिसिन दी थी जिससे कि हार्मोन चेंज जो बॉडी में होते हैं वो एबनॉर्मल तरीके से हो, जिनसे इनकी आवाज़ ख़राब ना हो। ये सब चीज़ें होने के बावजूद इस बंदे ने एक नया ही ट्रेंड सेट कर दिया और अब दुनिया में जो इसका नाम है सब जाने। केवल बड़े लोगों का ही चार्ट नहीं, कुछ और चार्ट पर भी हम चर्चा करते हैं। ये 15 जून 1972 की कुंडली है। शाम को 5:58 दिल्ली का जन्म है। वृश्चिक लगन, दूसरे भाव में बृहस्पति, तीसरे में राहु, सप्तम में शनि, अष्टम में सूर्य शुक्र बुध मंगल और नवम भाव में चंद्र केतु। इस कुंडली में सूर्य से शुक्र अस्त भी है और वक्री भी। ये जातिका जिनका चार्ट है, इनिशियल ईयर में काफ़ी अच्छा इन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, लेकिन उसके बाद ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे ड्यू टू सर्टन प्रेशर कि घर के माहौल ऐसा नहीं था जिसमें ये अपनी काबिलियत को दिखा सके। और काफ़ी समय तक ये बिना किसी काम के रहे। लेकिन जब घर पर आर्थिक तंगी आई, स्थिति बहुत नेगेटिव होने लगी, तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिस दोबारा चालू की और आज ये बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत नाम है इनका अपनी फील्ड में और अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये शुक्र अस्त भी है, वक्री भी है, दोनों चीज़ें यहाँ देखने को मिली। तो अभी तक तीनों चार्ट में हमने क्या देखा, इनका भी काम करने का तरीका औरों से हटके है, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, इसी वजह से इनको बुलाया जाता है। तो हमने बुध को देखा, बुध वक्री और अस्त वाले केसेस में देखा, यहाँ देखा, इस तरह के फल को देखने को मिला। एक और पत्रिका ऐसी है जहाँ पर दशमेश होकर शुक्र अस्त होता है और वक्री भी है। सिंह लगन की पत्रिका है और पंचम में राहु है, छठे भाव में शुक्र सूर्य बुध चंद्र गुरु यानी कि 5 ग्रहों की युति है, नवम में मंगल है और एकादश भाव में शनि केतु है। शनि भी वक्री है, शुक्र भी वक्री है और शुक्र वक्री के साथ साथ अस्त भी है। किसने अस्त किया? लग्नेश ने अस्त किया। किसको अस्त किया? दशमेश को और तृतीयेश को अस्त किया। इस पत्रिका के मामले में एक चीज़ देखने को मिली जिसे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ये व्यक्ति उसका शिकार थे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्षमा कीजिएगा, छिपी हुई बेरोजगारी नहीं। ये जातक साल के केवल 3 महीने काम करते थे, अदरवाइज ये काम करना पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन उन 3 महीनों में ये इतना काम करते थे कि पूरे साल में वो आसानी से अपनी लैविश लाइफ को जी सके। करते थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ही इज़ नो मोर। 2005 या 6 के आसपास एक दुर्घटना में इन्होंने ये हमें छोड़ के जा चुके हैं, जिस जहाँ तक की ये कुंडली है। लेकिन जितना ये जिए उस अवधि तक भी इन्होंने लिमिटेड काम किया, लेकिन जो काम किया वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे किया। तो ये जो शुक्र दशमेश वक्री भी है, अस्त भी है। अच्छा, वो काम होटल लाइन से जुड़ा हुआ भी था। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा होटल लाइन में शुक्र को देखा जाता है, बुध को देखा जाता है, मंगल को देखा जाता है। तो काम इनका उससे जुड़ा हुआ था। 3 महीने का काम करते थे, बाकी समय आराम करते थे। ये था जब दशमेश शुक्र लग्नेश के द्वारा अस्त और वक्री दोनों हो गए। अब कुछ यूनिक चार्ट के बारे में बात करते हैं। ये यूनिक क्यों है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे जुड़ा किस्सा भी बताऊंगा कि ये मेरे पास क्यों आया था और क्या स्थिति थी। 8 जून 2004, एक नॉर्मल सी डेट, रात को 7:02 का जन्म समय और दिल्ली का इनका पैदाइश। कुंडली आती है, देखी जाती है। इसमें दिखता है कुंभ लग्न है, पंचम भाव में शनि मंगल है, तीसरे भाव में राहु है, चौथे में सूर्य बुध और शुक्र है, सप्तम में गुरु है, नवम में केतु है और द्वादश में चंद्र है।
जब ये कुंडली आई, डिस्कशन चल रहा था, मेरे गुरु भी उस समय मेरे साथ ही थे, डिस्कशन होता रहता था। तो उन्होंने कहा ये चार्ट तो बड़ा ही खास है, 250 साल में ऐसा चार्ट देखने को मिलता है, कम से कम 80-100 सालों बाद ऐसी कुंडली देखने को मिलती है। तो मैंने चार्ट देखा ध्यान से, मैंने कहा यार स्थिति तो कुछ भी ऐसी यूनिक नहीं लग रही है कि बहुत सारे ग्रह इकट्ठे बैठ गए हों, सब एक लाइन में लग गए हों। कुछ भी ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा था इस कुंडली में, सिवाय इसके कि शुक्र अस्त भी था और वक्री भी था। तो मेरे गुरु ने मुझे क्या बताया कि 8 जून 2004 के दिन शुक्र सूर्य और पृथ्वी के एकदम बीच में था। अब जो पीछे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें भी आप देख रहे थे कि बुध जो था वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में था। पर होता क्या है कि ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, इसमें वो एक सीध में होने का ये मतलब नहीं होता कि वो एकदम ही आमने सामने है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, पर रेखा एक ही खींची जा रही है। लेकिन जब वो एकदम पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए और उसको एज अ स्पॉट वो सूर्य पे नजर आने लगे, भाई अगर ट्यूबलाइट के सामने हम किसी कॉइन को, छोटे से कॉइन को रखते हुए घुमाएंगे तो वो कॉइन हमें ट्यूबलाइट के ऊपर उस नजर आएगा, एक ब्लैक कलर का स्पॉट नजर आएगा। तो वैसे ही शुक्र की परछाई सूर्य पे पड़ जाए, सूर्य की रोशनी को वो रोक दे, ऐसी स्थिति लगभग 80 सालों में और एक एवरेज 243 ईयर्स में एक बार होती है। बुध ऐसा 100 सालों में 13 बार ऐसा कर पाता है। तो सोचिए कितने रेयर फिनोमेना है, और कुंडली में हमें पता भी नहीं लगता कि हाँ बैठे तो हैं ग्रह। जैसे उस दिन मैंने सोचा कि साथ ही तो बैठे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब उन्होंने कहा और ये कुंडली जब मेरे पास आई थी तो उसमें उस व्यक्ति ने क्या बताया था वो मैं आपको बताता हूँ। उनके पिता ये कुंडली लेकर आई, एक बिटिया का चार्ट है, उन्होंने चार्ट दिखाया और बोले कि सर जब ये लड़की हुई तो मैंने अपनी नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय आरंभ किया, लेकिन व्यवसाय आरंभ करते ही 2 साल तक मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि मेरा कुछ सामान तक बिक गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्यों ये बेवकूफ़ी की कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। उस काम के फ्लॉप होने के बाद जब मैंने दोबारा कोशिश की, प्रयास किया, तो ऐसा काम मिला कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था मेरी नौकरी की सैलरी में और मेरी कमाई में। इतनी कमाई मेरी हुई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चार्ट या जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डॉटर। तो उनकी बेटी की कुंडली में ऐसा योग था या उनके में भी दशा अच्छी चल रही होगी, पर ये जो शुक्र है, जो अस्त नज़र आ रहा था, जो वक्री नज़र आ रहा था, उसने परेशानी देने के बाद इतना दिया कि अब वो जातक अपनी तनख्वाह से कम से कम नहीं तो 50 गुना अधिक कमा रहा है। तो ऐसे स्थिति बनाई इस चार्ट में। ऐसे ही एक और कुंडली मैं आपको बताता हूँ। ये कुंडली है एक म्यूजिशियन की, यूएस के एक म्यूजिशियन है, 7/11/1960 का चार्ट है, शाम को 6 बजे। वृषभ लगन, दूसरे भाव में चंद्र और मंगल, चौथे में राहु, छठे में बुध सूर्य के साथ, सप्तम में शुक्र, नवम अष्टम में गुरु शनि और दशम में केतु। यहाँ पर भी बुध वक्री और अस्त है, लेकिन ये स्पेशल वाला अस्त और वक्री है। ये इस केस में बुध सूर्य के ऊपर अपनी परछाई छोड़ रहा था। ये उस दिन की कुंडली। मैंने बताया आपको 100 साल में 13 बार ऑन एन एवरेज ये स्थिति होती है, तो 13 बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो भी 1-2 दिन के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो कुछ विशेष ही चार्ट में होना चाहिए। अब यदि इस कुंडली पर आप ध्यान दें तो पंचमेश बुध छठे भाव में है, नीच सूर्य के साथ है, पंचम का कारक गुरु शनि के साथ बैठा है। शनि की दशम दृष्टि भाव पर आती है, वो भाग्येश भी है, वो दशमेश भी है। इस जातक की कोई संतान नहीं थी, लेकिन 2018 में जाकर इस जातक को अचानक से एक दिन पता लगता है कि ये एक 31 वर्षीय कन्या के पिता है और इन्हें उस कन्या से मिलने का योग मिलता है, मतलब संतान प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इतने सालों से ये सोच रहा था कि मेरी संतान नहीं है, मेरे कोई परिवार में है नहीं, उसे अचानक से 2018 में पता लगता है कि एक कन्या मेरी है जो 31 वर्ष की हो चुकी है। अलॉन्ग विद इट बुध, आप फिर जानते हैं, म्यूजिशियन है, कारक है वाद्य यंत्रों को बजाने का, क्योंकि काल पुरुष के तीसरे भाव का स्वामी यही बनता है। ऐसी स्थिति में बुध का वक्री होकर कंबस्ट होना
स्थिति पहले गंभीर, बहुत बुरी और ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हुए निकलने वाली बनती। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो बुध या शुक्र जब अस्त और वक्री दोनों हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अस्त होने पे जहाँ उसकी ताकत कम हो जाती, वहीं वक्री होने पर उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। तो अस्त वक्री ग्रह में आप इस तरह इसको देखें तो फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखें कि जब ग्रह अस्त और वक्री दोनों हो तो ये ज़रूर देखें कि उसकी डिग्री सूर्य से दूर जाता हुआ वक्री हुआ है या सूर्य की तरफ जाता हुआ वक्री हुआ है। यदि सूर्य की ओर मुख करते हुए वो वक्री हुआ है तो उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं, जैसे माइकल जैक्सन के चार्ट में। और अगर आप सूर्य की तरफ जाते हुए सूर्य के आगे निकलने के बाद वक्री होते हैं तो ये थोड़ा बुरा माना जाता है, क्योंकि आप दोबारा सूर्य की ओर अपनी स्थिति को बना रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। अस्त और ज़्यादा प्रभावी होने वाला होता है। एक और बात समझना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये इस वीडियो के एंड में आ रही है तो हो सकता है सभी लोग इसको नहीं सुन पाए, लेकिन समझिएगा कि हर कोई ग्रह अस्त होता है। हर कोई ग्रह अस्त होता है जब तक कि वो सूर्य के 7वें घर में ना हो। हम जानते हैं कि एक सर्टन डिग्री तक अस्त को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, जैसे चंद्रमा 12 डिग्री तक अस्त माना जाता है, उसके बाद उसका अस्त होने का दोष धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो जब आप कभी सूर्य ये कहते हैं ना कि अस्त हो गया ग्रह, तो ये मान के चलिए जो सूर्य के आसपास भी बैठे हैं डिग्री में, चाहे वो उतनी क्लोज ना भी हो, तब भी अस्त होने वाला प्रभाव तो उन पर भी पड़ता है। और मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, इसलिए अस्त को बहुत ज़्यादा आप ये ना सोचें कि आपके उस ग्रह की पूरी शक्ति क्षीण हो गई और उसमें अब कोई प्रभाव नहीं रहा। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा अस्त और वक्री दोनों साथ कैसे होते हैं। अगर वक्री अस्त दोनों हैं तो आप ट्रेंड सेटर बनते हैं, भीड़ से अलग सोच के काम करते हैं। ये फ़ायदे देखने को मिलता है। और जब अस्त और वक्री हों तो डिग्री का ख्याल कैसे रखना है वो हमने बात करी। कई बार सूर्य पे परछाई बढ़ जाती है उस ग्रह की तो कितनी कुंडली खास हो जाती है। अब इसके बारे में पता कैसे करें ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आपके दिमाग में हो कि भैया हमारी कुंडली में आने वाले समय में बच्चे जब होने वाले हैं, मान लीजिए, तो शुक्र अस्त और वक्री कब होगा, तो मेरे ख्याल से 2117 में जाके ये कुछ ऐसी घटना घटित होगी। तो कहने का मतलब यह आने वाले लगभग 95-96 साल शुक्र की सूर्य पर परछाई नहीं पड़ने वाली है। तो ये कभी कभी होता है। तो अब भी हम शायद अपनी ज़िंदगी में इसको ना देख पाएँ कभी। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नया कुछ सीखने को मिला हो। यदि इस वीडियो से भी आपको सीखने को मिला हो तो अगेन लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। ज्योतिष संबंधित और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।